हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम में। आज हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण। 9th क्लास का चैप्टर है ये, सिविक्स का, पर हम इसमें 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 भी इंक्लूड कर लेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान। क्योंकि संविधान के बारे में ही है, तो संविधान क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या है, संविधान निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा क्या थी, हम आज इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं चैप्टर से रिलेटेड आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसमें ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कैसे शुरू हुई थी, कैसे वहाँ पे रंगभेद की नीति थी और उसको नेल्सन मंडेला ने किस तरह से ख़त्म किया, कैसे उन्होंने इस सब सिचुएशन से जूझते हुए अश्वेत जो थे, अश्वेत होते हुए भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया उस देश के अंदर। और फिर फाइनली लंबे संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका में एक गणराज्य की स्थापना हो गई जो 26 अप्रैल 1994 में ये स्थापित हो गया। आपकी बुक में ये दिया हुआ है। और नेल्सन मंडेला के बारे में एक प्रश्न बहुत आता है कि उनकी पुस्तक का क्या नाम है, जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी पुस्तक है। ये MCQ में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि उनकी पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि भारत में संविधान की ज़रूरत क्यों है, या किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कि हम एक देश के संविधान की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि एक देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ अल्पसंख्यक होते हैं, कुछ बहुसंख्यक होते हैं, अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं। उन सब में सामंजस्य बिठाने के लिए, उन सब में तालमेल बिठाने के लिए हमें संविधान की एक स्ट्रॉन्ग कानून की ज़रूरत है। वो स्ट्रॉन्ग कानून क्या है, जिसको सब माने, जिसको हर धर्म जाति का व्यक्ति माने। उसके लिए हमें एक संविधान की ज़रूरत है ताकि उस संविधान में सब कुछ क्लैरिफाई हो और कोई उसमें भेदभाव किए बिना हर किसी व्यक्ति के अधिकारों का, कर्तव्यों का, सबका ध्यान रखा जाए। और जितने हमारे प्रशासनिक जो कार्यकर्ता होते हैं या हमारे प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं, उन सब की ड्यूटीज़, उनका 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 जो चुनाव होना है, उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो सब क्लियरली मेंशन हो ताकि सिस्टम ठीक तरह से काम कर पाए, है ना। इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत है। बाकी बहुत सारे और पॉइंट्स आप डाल सकते हैं इसके अंदर कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। यहाँ पे 4 पॉइंट मुख्य रूप से दिए हुए हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अगर आप देखेंगे तो पहला है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग। देखो, जब संविधान होता है तो हम ये जानते हैं कि उस देश के कानून के अंदर ये हमारे हर व्यक्ति के जो अधिकार है उन सबको मान्यता दी गई होगी, उन सबको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो ये हर व्यक्ति के अंदर एक भरोसा जगाता है और सहयोग की भावना विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार है ना। संविधान में ये प्रशासनिक रूप से ये सब चीज़ें लिखित रूप से होती है कि कौन व्यक्ति कैसे चुना जाएगा और हम कैसे चुनेंगे उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति हमारे फैसले लेगा या नहीं लेगा। ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखित रूप से वर्णित होता है। तीसरा है इसके अंदर ये सरकार के अधिकारों की सीमाओं को तय करता है और हमें ये बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। संविधान हमें को ये क्लियर करता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं, किस नागरिक के क्या अधिकार हैं, और अधिकारों को ही नहीं, यह कर्तव्यों को भी वर्णित करता है। और चौथा इसके अंदर लिखा है, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। कि हम संविधान का निर्माण क्यों करते हैं, कि हम एक अच्छे देश का निर्माण कर पाए। और अच्छा देश का निर्माण तब हो सकता है कि समाज में जितने व्यक्ति हैं वो सब संतुष्ट हों, और संतुष्ट ऐसे होंगे कि जब उनकी सरकार ठीक से काम करेगी, और सरकार ठीक से काम करेगी संविधान के अनुसार, वरना हर व्यक्ति अपनी मर्जी चलाएगा और समाज में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो लोगों की आकांक्षाएं जब पूरी होंगी तो एक अच्छा देश चल पाएगा। इसलिए एक संविधान, एक स्ट्रॉन्ग संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
अब प्रश्न ये आता है कि भारत के सामने संविधान का निर्माण किस तरह से, देखो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि भारतीयों को तो वैसे ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था कि भारतीय लोग काले होते हैं और उनमें संस्कृति नाम की चीज़ नहीं होती, इनमें तहजीब नाम की चीज़ नहीं होती। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने ये तर्क दिया कि भारतीय लोगों में तमीज़ नहीं है, इसलिए हम उनको तमीज़ सिखाने आए हैं, तो इन्होंने भारतीयों को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। तो ये प्रश्न आया था कि संविधान, एक बार ये मैंने सुना है कि ये कहा गया था कि भारतीय लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक संविधान का निर्माण कर पाए। तो ये जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न आया था भारतीयों के सामने कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, पर क्या हम अपने देश का खुद का संविधान बना पाएंगे। तो जो भारत के हमारे प्रमुख व्यक्ति थे, BN राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सब ने बहुत स्टडी करने के बाद एक संविधान बनाने का निर्णय लिया, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान को स्टडी किया। उसमें से जो अच्छी चीज़ें थी हमने बहुत सारे देशों से और देशों से भी ली हैं, और देशों के संविधान के अंदर जो चीज़ें थी वो हमने ली हैं। अब है कि संविधान निर्माण क्या होगा, कैसे हुआ। देखो, संविधान निर्माण के अंदर हमारे जो एक बहुत प्रमुख प्रश्न आता है, संविधान सभा। संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ ये हम पढ़ते हैं। अब कौन कौन संविधान सभा के अंदर रहेगा, जो संविधान का निर्माण करेंगे, यानी संविधान निर्माता जो होंगे उनकी एक जो ग्रुप बना उसको संविधान सभा बोला गया। उसके लिए भी चुनाव हुए, जो जुलाई 1946 में हुए, और दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई। तो हमने पढ़ा कि संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई 1946 में पहली बार चुनाव हुए, और दिसंबर 1946 में इसकी प्रथम बैठक हुई। तो प्रथम बैठक के बाद अब प्रश्न था कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होगा। तो एक अस्थायी अध्यक्ष बने और एक स्थायी अध्यक्ष बने। अस्थायी मतलब जो टेम्परेरी, के फ़िलहाल बना देते हैं, बाद में हम एक स्थायी अध्यक्ष को चुनेंगे। जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, जब आज़ाद हो गए हम तो भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। संविधान सभा के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आप चाहें तो इनको अपनी कॉपीज़ में भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इसमें से MCQ में बहुत प्रश्न आ जाते हैं। जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से 2 या 3 प्रश्न कई बार MCQ में पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें जो प्रश्न आया हुआ है, अगर हम बात करें इसे प्रश्न के रूप में, कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, और उसके बाद उस संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न आ रहा है कि संविधान बनने में हमारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जो 1946 में भारत में आया था। ठीक है। अब ये क्यों आया था? ये बेसिकली भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए आया था। भारतीय संविधान का ढांचा किस तरह से होगा इसको बनाने के लिए आया था। 3 सदस्य थे इसके कैबिनेट मिशन के, मिस्टर लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है। इन तीनों ने बहुत सारे इस मिशन में प्रावधान दिए, और उनके तहत हमारे संविधान को जब निर्मित किया गया तो उन बिंदुओं को ध्यान रखा गया। अब है संविधान सभा के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जो उसका ड्राफ्ट बनाएगा, उसका ढांचा बनाएगा संविधान। और उस ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये MCQ में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति बोलते हैं इसे हिंदी में, कि जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका प्रश्न, नेक्स्ट पॉइंट है फिर आपका, जब संविधान सभा बनाने की बात की गई
तो इसमें 389 सदस्य थे। ठीक है, अब तुम ये देखो, ये देखो कि किस तरह से हुआ होगा। जब हमने चुनाव हुए जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए, तो उस टाइम 389 सदस्य थे। लेकिन जब साइन हुए, जब पूरा उस पर साइन किए गए, तो उसमें 299 सदस्य थे। यानी जब साइन ही हुए हैं हमारे 1949 में संविधान, यानी विभाजन के बाद बंटवारा जब हो गया, यानी जो अराउंड ये 80-90 लोगों का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या हुआ कि ये पाकिस्तान के में चले गए और इन्होंने भारतीय संविधान में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, या इन्होंने जो अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी विभाजन के बाद, ये पाकिस्तान में चले गए। इसलिए फाइनल जो सदस्य थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और उसमें साइन किया, अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए संविधान पे 26 नवंबर 1949 को, तब उस टाइम 299 लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, लेकिन संविधान यहाँ लागू नहीं हुआ। संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 में। हमारा जब संविधान लागू हो गया, जिसको हमने बोला है गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था कि उन्होंने जब साइन कर दिए थे, तब क्यों लागू नहीं किया? 26 नवंबर को जब साइन हो गए थे, तो तब लागू क्यों नहीं हुआ 1949 को? इसके पीछे ये लॉजिक है कि 26 जनवरी 1930 को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। ठीक है, और हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब आया है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट। अब ये प्रश्न आता है कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। जैसे आपका चैप्टर होता है ना, चैप्टर के अंदर उस चैप्टर होता है, उसकी सभी यूनिट्स होती हैं, ऐसे ही है ये कि हमारे इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 हमारे भाग हैं और 8 हमारी अनुसूचियाँ, स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, अब बढ़कर जो अब क्योंकि यहाँ हमारे संविधान में संशोधन होता रहता है, इसलिए अब 25 भाग हैं। जो पहले 22 भाग थे, अब वो 25 भाग है। 448 आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, अब जो पहले 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी समितियाँ बनाई गई थी जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था। मसौदा समिति तो हमने पढ़ा ही है। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई इसके अध्यक्ष थे। मूलभूत अधिकार अल्पसंख्यक आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्र की सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया संबंधी नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुकाणु समिति इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत सारी समितियां हैं। इनको इतनी गहराई से हम जब आगे पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, जब आप 11th में जाएंगे तो आप इन सब के बारे में पढ़ पाएंगे। आप देखते हो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती है, उसमें फर्स्ट या सेकंड पेज पे होता है उद्देशिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना को बोलते हैं कि भारतीय संविधान का पूरा सार है। उसके अंदर जो भी शब्दावली है वो भारत की विशेषताओं को दर्शाती है। अब है हमारी उद्देशिका। देखिए, एक बार उद्देशिका को पढ़ लेते हैं और इसके ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन सबको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि उद्देशिका में क्या वर्णित है। मैंने बताया था आपको कि स्टार्ट कैसे हो रही है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारी सारी शक्तियाँ हमारे यहाँ पास होंगी। हम किसी और को कोई सर्वोच्च अधिकार नहीं है, सारे सर्वोच्च अधिकार भारत के लोगों के हाथ में होंगे। ठीक है, फिर है समाजवादी। समाजवादी प्रणाली वो होती है जिसके अंदर समाज को महत्व दिया जाता है। और हमारी तो मिश्रित प्रणाली है, हमारे यहाँ पे समाजवाद भी है, पूंजीवाद भी है, पर हमने समाजवादी वर्ड फिर भी ऐड किया है इसके अंदर। पंथ निरपेक्ष
हम किसी भी पंथ का, धर्म का पक्ष नहीं लेंगे। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सबको अपना धर्म मानेगा। उस देश के जितने लोग होंगे, राज्य धर्महीन है एक तरह से, ठीक है। राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा। लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य, जहाँ पर हर 5 वर्ष में चुनाव होंगे। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। संविधान सबको न्याय देता है। विचार अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं हमारे संविधान के अंदर। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको अवसरों की समता होगी, सबकी प्रतिष्ठा, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सब में इक्वालिटी होगी। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ व्यक्ति की बात भी की गई है और देश की बात भी की गई है, दोनों की सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारे की बात की गई है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को, जो इसमें ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये हिंदू तिथि है, इसमें है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत। हमारी जो संविधान के अंदर विक्रम संवत को मानते हैं, तो विक्रम संवत के अनुसार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी खुद को समर्पित करते हैं। भारत के लोगों ने ही बनाया अपने लिए और हम खुद को ही इसको समर्पित करते हैं। ये संविधान सभा ने इसको प्रारूप को तैयार किया, ठीक है। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप पर्टिकुलर देख सकते हो, बंधुता के बारे में, समता के बारे में, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं का समाप्त होना होगा, यानी पहले असमानताएं थी, धर्म जाति के नाम पर उसको समाप्त करके सबको समता का अधिकार दिया गया है। सरकार हर व्यक्ति को अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पे हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है, जितने भी वर्ड हमारे संविधान उद्देशिका में दिए गए हैं। बहुत सारे शब्द इसमें बाद में जोड़े गए हैं, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द हैं ये हमारा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब इन शब्दों को उद्देशिका के अंदर जोड़ा गया। संविधान में ऐसा नहीं है कि संविधान बन गया है तो उसमें कभी संशोधन नहीं हो सकता, संविधान संशोधित हो सकता है, ठीक है। और उसके कुछ तरीके हैं कि साधारण तरीके से या और दूसरे तरीक़ों से, ये आप 11th में पढ़ेंगे कि कौन कौन से संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी है संविधान के अंदर, और इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है। जो बदलाव होते रहेंगे टाइम के अनुसार, यही हमारा संविधान संशोधन है, ठीक है। संशोधन मतलब उसमें समाज की परिस्थितियों के अनुसार या समय की परिस्थितियों के अनुसार उन कानूनों को या उन शब्दों को बदल देना जो समाज के लिए सही नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि संविधान में हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि हमारे इस NCERT बुक में साइड में आप देखेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े चिंतक रहे हैं उस टाइम पर, जिन्होंने संविधान सभा के निर्माण में, प्रक्रिया में सहयोग करा, उनके सबके बारे में है, उनकी छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंबेडकर जी के बारे में कि ये भारत के पहले कानून मंत्री थे हमारे, ठीक है, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी हैं। ये पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी NCERT बुक के अंदर है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको MCQ में बहुत हेल्प मिल जाएगी। कई बार प्रश्न MCQ में ऐसे ही आ जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे हैं सोमनाथ लाहिड़ी जी के बारे में लिखा हुआ है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, एक पार्टी थी जैसे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये उसके नेता थे। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में,
जो हमारे भारत के पहले जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, और ये हमारे उप प्रधानमंत्री थे। और ये बारदोली किसान सत्याग्रह हुआ था, उनमें उस सत्याग्रह में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, फिर है नीचे सरोजनी नायडू जी के बारे में लिखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की महिला नेता थी और बाद में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। ठीक, फिर है अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में है, जो बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री, हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी यही रहे थे। अगर कई बार प्रश्न आता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद जी। फिर आगे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और चंपारण सत्याग्रह में इनका बहुत बड़ा रोल था, जिसमें गांधी जी के आप सुना है आपने, बिहार में चंपारण में हुआ सत्याग्रह था ये। और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति। अब हम देखते हैं कि ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं जानना बहुत ज़रूरी है। पहली विशेषता है भारतीय संविधान की संघवाद, कि भारत में संघवाद व्यवस्था है। संघवाद का मतलब है कि भारत में जो सरकार के, ये प्रशासन के जो स्तर होंगे वो 2 या 2 से अधिक होंगे। जैसे भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, तो ये जो स्तर हैं, ये जहाँ पे 2 या 2 से अधिक होते हैं वहाँ पे संघवाद होता है। फिर दूसरी विशेषता है भारत में संविधान की, वो है कि यहाँ पे मौलिक अधिकार भारत के संविधान की विशेषता है, जो सभी को दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी है। और तीसरी विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है आपका शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों को बांटा गया है संविधान के अंदर, सभी शक्तियों को किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के हाथ में नहीं दिया गया है। और चौथा है भारतीय संविधान की विशेषता, अगर आप देखेंगे, वो है संसदीय शासन प्रणाली। यानी सारे जो कानून व्यवस्था जितनी चलती है वो संसदीय शासन प्रणाली से चलती है। यानी संसद ही हमारे संविधान को चलाता है, या संसद में ही सारे कानून व्यवस्था हमारी होती है। ठीक है, फिर है आपकी धर्मनिरपेक्षता। 5वां जो आता है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, ये भी हमारे संविधान की बहुत मुख्य विशेषता है। ये 8th क्लास में बहुत बार आता है कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी भी अगर आपके कुछ डाउट हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर दे दूँगी। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।